चलिए प्रश्नावली 6.3 के पहले प्रश्न को देखते हैं। डायरेक्ट हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, जिसमें आपको मैं बस ये बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको बताना है। इसमें 6 आकृतियां दी गई हैं। आकृति 6.34 में 6 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से हमको सबसे पहले ये बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं, कौन कौन से समरूप हैं और कौन कौन से समरूप नहीं है, हमें ये बताना है। दूसरी बात, अगर समरूप हैं तो हमें बताना है कि वो किस समरूपता कसौटी से कि वो समरूप हैं, कौन सी कसौटी से वो समरूप है, ये भी हमें बताना है। फिर हमें बताना है उसको सांकेतिक रूप में लिखना है कि सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं समरूपता को। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर संगत भुजाएं और संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो वो क्या होती हैं, समरूप होते हैं। अब हम पहली आकृति को देखते हैं। पहले आकृति में हम 3 चीजें ढूंढते हैं बस, है ना, मतलब संगत कोण या संगत भुजाएं, बस 3 चीजें मिलनी चाहिए। 2 ही कोण मिल जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ देखो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है कि नहीं। पहली वाली आकृति में एंगल ए और एंगल पी बराबर है ना, दोनों कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखो एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू के, है ना, दोनों कोण बराबर है, दोनों कितना डिग्री है, 80 डिग्री। बस तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है। अगर तुमने 2 ढूंढ लिया तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तो 2 कोण हमें मिल गया, 2 कोण हमें मिला तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। त्रिभुज का नाम ध्यान देना है। ए का हमने पी से तुलना किया तो त्रिभुज, त्रिभुज ए। फिर त्रिभुज बी हमने लिया, कोण बी, ए बी और सी। हमने इसका ए लिया पहले और इसका हमने पी लिया था, तो यहाँ पे समरूप का ये चिन्ह होता है, ये होता है समरूप का चिन्ह। सांकेतिक रूप में इसने कहा था ना, पहले तो इसने कहा कौन सा समरूप है, तो हम कह दिए समरूप है। और कौन सी कसौटी, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। फिर सांकेतिक रूप में तो हमने ए बी सी समरूप किसके लिखा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा क्यों, ए को हमने पी से तुलना किया ना, ए और पी, तो पहला यहाँ ए रहेगा तो यहाँ भी पहला पी ही रहेगा। दूसरे पे यहाँ हमने बी किया तो दूसरे में इसमें क्यू रहेगा। फिर तीसरा तो हमारा बच ही रहा है ना। ये हो गया पहले का आंसर। बहुत ही फास्ट तरीके से इसको करेंगे। ये पहला खत्म। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं भाई साहब। इसको इरेज करते हैं, यहां से इसको इरेज करते हैं, दूसरे पे चलते हैं, दूसरे को हल करते हैं। यहां से इसमें देखो हमें 2 ही चीजें ढूंढनी, या तो एंगल मिल जाए या तो भुजा मिल जाए, कुछ भी, बस 3 चीजें ढूंढनी है ना, एंगल भुजा कुछ भी, सारा मिल जाए तभी कोई दिक्कत नहीं बस। अब यहां से देखो अगर 3 की तुलना हम 6 से कर दें, ठीक, तो 3 का 6 से आराम से तुलना हो सकता है। और 2.5 का तुलना हम 5 से कर दें, 2.5 को अगर हम 2.5 से 2 बार गुणा करेंगे तो 5 होगा, और 2 को अगर हम 4 से कर दें तो बात बन जाएगी, सबका अनुपात 2 ही आएगा। तो ये भी थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। क्लास 10 में थोड़ा सा तो माइंड देखना ही है अपने आप का कि कौन सा किससे हो रहा है। तो हम इस AC की तुलना हम PQ से कर रहे हैं। हमने AC की तुलना किससे करी, PQ से करी। AC कितना है, 3 है, और PQ कितना है, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया, 1/2 आया। ठीक, ये बात क्लियर है। हमने इस AB की तुलना किससे करी, हमने AB की तुलना करी है QR से। किससे करी है, QR से। AB था 2, QR था 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। अभी तक बात ठीक है, दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, या फिर संगत कोण बराबर हो तो बात बन जाएगी। तीसरा बात चलते हैं, BC की तुलना हम PR से करेंगे। BC की तुलना किससे करेंगे, PR से। BC है 2.5, PR है 5। यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव दशमलव हटाएंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1/2। सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, और जैसे भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तुरंत आप जान जाइए कि वो क्या है, समरूप है। किस भुजा से, सारी मतलब किस कसौटी से, यहाँ समरूप ये हो गया, अनुपात बराबर मतलब समरूप। किस कसौटी से, तो साइड साइड साइड, सारी भुजाएं ही तो हैं, है ना।
तो यहाँ लिखेंगे साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा ही है, तो भुजा 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 समरूपता कसौटी कसौटी से। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? ए बी की तुलना किससे करी गई थी? ए बी की तुलना करी गई थी क्यू आर से, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर। नाम थोड़ा सोच के देना है, अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ है। ए बी की तुलना क्यू आर से करी, फिर ए बी की तो क्यू आर से हो गया, बी सी की तुलना किससे करी थी? यहाँ देखो बी सी की पी आर से, तो देखो पी आर कहाँ आ रहा है? बी सी की तुलना अगर करें यहाँ आ रहा है, अगर हम यहाँ पी रख दें तो देखो बी सी की तुलना पी आर यानी आर पी हो गया। फिर हमने ए सी की तुलना पी क्यू से करी, तो ए सी की तुलना पी क्यू से। ये नाम सही है, तो ऐसे नाम भी तुम्हें चेक करना रहता है, ठीक है, नाम भी चेक करना रहता है। अगर ए बी की तुलना हमने किससे करी? क्यू आर से, तो ए बी और क्यू आर साथ में लिखना है। फिर बी सी को पी आर से किया तो बी सी और पी आर भी साथ में होना चाहिए। फिर ए सी को पी क्यू से किया तो ए सी और पी क्यू भी साथ में होना चाहिए, तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया समरूप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ इरेज करते हैं और साथ ही साथ आपको अभी मैं स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब बार बार कौन इसे लिखेगा, है ना, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से तीसरी आकृति हमारी कैसी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरी आकृति, और मुझे फोन में, है ना, ये है तीसरी आकृति। कुछ इस तरह से है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ऐसी आकृति। यहाँ से इसका नाम है एल एम पी, और ये है 2.7, ये है 3, ये है 2, और एक ऐसे है, इसका नाम है डी ई एफ, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, और ये है 5, 4 6 और 5, बस ये आकृति नंबर 3 है। इसमें हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप है तो समरूपता कसौटी लिखिए और सांकेतिक रूप में लिखिए, अगर समरूप नहीं है तो बात खत्म कर दीजिए। चलिए हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं, यहाँ से तीसरे वाले को हल करते हैं। अब दिमाग हमें थोड़ा सा लगाना है, हम 3 की तुलना किससे करेंगे? 6 से। 2 की तुलना किससे करेंगे? 4 से। तब अब इसको तो इससे करनी ही पड़ेगी, कोई भी होगा, तो हम पी एल की तुलना करेंगे डी एफ से, पी एल बटे डी एफ। पी एल कितना है? 3, और डी एफ कितना है? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है? 1/2। हमने एमपी की तुलना किससे करी? एमपी की तुलना हमने डीई से कर दी। एमपी है 2, डीई है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर हमने तुलना करी, एमएल की तुलना करी ईएफ से। एमएल है 2.7, ईएफ है 5, दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल, 27/50। सरल नहीं हो सकता। दो भुजाओं का अनुपात बराबर, लेकिन तीसरी का बराबर नहीं है, और जब इसका अनुपात बराबर नहीं है, जब भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो यह आकृति समरूप नहीं है। अतः आकृति 3 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ये आकृति समरूप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चौथे को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आपको मुझे नहीं लगता इतनी कोई परेशानी हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी समझ में आएगा, अभी देखते रहिए आप, ठीक है, धैर्य धारण करिए थोड़ा सा। पार्थ, यहाँ से देखो, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है एल। आपको आकृति स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये है 2.5, और ये है 5।
ठीक है, एक आकृति ऐसे है, यहाँ से, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, ये है 10, ये 70 डिग्री और ये है 5। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर है। ये आकृति 4, कौन सी आकृति है? चौथी आकृति है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल। अब देखो, थोड़ा सा देखो भाई साहब, हम तुलना किससे किसकी करते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम इसकी तुलना इससे करेंगे 10 से, और इसकी तुलना हम इससे करेंगे। हमने Mn की तुलना करी, Mn की तुलना किससे करी? PQ से करी। ठीक है, तो Mn था 2.5, PQ था 5, यहाँ लगाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल, 25 एक कम 25, 25 दूना 50, कितना आया? 1/2। फिर आ रहा है कोण, कोण M जो है वो बराबर है कोण किसके? Q के। ये दोनों संगत कोण है ना, यहाँ देखो संगत कोण है ये दोनों, ये भुजाएं भी संगत है। कितना डिग्री है दोनों? 70 डिग्री। यहाँ तक बात जम रही है। ये और ये एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब ये देखो 5 और 10 यानी ml बटे क्यू आर, ml बटे क्यू आर। ml कितना? 5, क्यू आर कितना? 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। लो भाई, अनुपात भी बराबर, साइड एंगल भी बराबर, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो गया? समरूप हो गया। अरे दो भुजाओं का अनुपात बराबर, एक कोण बराबर, संगत, सब कुछ संगत भी है, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, है ना, समरूपता कसौटी से। इसको सांकेतिक रूप में लिखना है। सांकेतिक रूप में लिखेंगे त्रिभुज MNL, त्रिभुज MNML। M को बीच में किया है तो Q को बीच में करना। NM साथ में था, NM की तुलना किससे करी? PQ से। तो समरूप है त्रिभुज PQR के। चेक कर लेते हैं, NM बटे PQ था, NM बटे PQ था, ठीक। M और Q बराबर था, M और Q बराबर था, हाँ ये भी ठीक है। ML और QR, ML और QR, हाँ ये बात जम गई। तो ये क्या है? समरूप है, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं चाहे तो तुम्हारी मर्जी, स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां चित्र। ठीक है, चौथा हो गया यहां से क्लियर। 5वें को देखते हैं हम। 5वां आकृति कैसी है? 5वीं आकृति है इस तरह से, ऐसे। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और ये 80 डिग्री, और ये है 2.5, ये है 3। फिर यहां से देखो, इसका नाम है D, इसका नाम है E, और इसका नाम है F। ये है 6 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये है 5। ठीक, यहां से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये समरूप है, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये समरूप नहीं है। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप इसको सही से देखिए पहले, और संगत कोण और संगत भुजाएं देखिए। ठीक है, हमें तुलना करनी है 2.5 की, तो 2.5 की हम तुलना 5 से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कोण मिल रहा है 80 डिग्री यहाँ, और इसका कोण मिल रहा है 80 डिग्री यहाँ, यहाँ तक तो बात ठीक है, कोण मिल रहा है, ये भी मिल रहा। लेकिन इस कोण के तुरंत बाद वाला जो भुजा है वो 6 है, और यहाँ देखो है ही नहीं। इसका मतलब ये आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि ये 3 यहाँ होना चाहिए, इसकी तुलना यहाँ से नहीं कर सकते। या तो ये कोण यहाँ होना चाहिए, या तो ये कोण यहाँ होना चाहिए, ये 80 डिग्री यहाँ होता तब ठीक था, ये 2.5, ये 80 और ये 3, तब ठीक था। लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो लिखेंगे इसको बड़े ही सिंपल तरीके से कि AB जो है, AB बटे किसके? DF के। कितना? 2.5
बटे में 5, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव दशमलव हटा देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2 आया। फिर एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल एफ के, दोनों कितना डिग्री है, 80 डिग्री है ना, दोनों कितने डिग्री है, 80 डिग्री। यहां तक बात जम गई, साइड भी मिल गया, एंगल भी मिल गया, लेकिन दूसरा साइड नहीं मिल रहा कि AC जो है उसकी तुलना, AC की तुलना नहीं कराई जा सकती, लिखेंगे ही नहीं। तो AC का जो अनुपात है वो नहीं हो सकता EF के, AC और EF नहीं हो सकता है, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात है ही नहीं भाई, अनुपात के लिए संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना, समरूप नहीं है। क्योंकि संगत भुजा का अनुपात निश्चित नहीं है, अनुपात निश्चित नहीं हो पाया, है ना, एक फिक्स वैल्यू नहीं पता चल पाई। अगर फिक्स वैल्यू पता चल पाती तो ठीक था, फिक्स वैल्यू नहीं पता चल पाई, इसलिए ये समरूप नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न को देखते हैं, इसी के पहले के 6वें प्रश्न को। ठीक है, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है भाई, किसी को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। चलिए लास्ट आकृति देखते हैं, एक ऐसी आकृति है जिसका नाम है DEF, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, है ना, 70 डिग्री, यह है 80 डिग्री। और एक आकृति ऐसे है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, ये है 80 डिग्री और ये है 30 डिग्री। चलिए ये 6ठी आकृति है, यानी अंतिम आकृति, बड़ा मस्त है ये किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। यहां से देखो हम इसको क्या करेंगे, ये जो है इसमें हम सभी को पता है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, ये 80 है, ये 80 है, ये 70 है लेकिन इसमें 70 नहीं, ये 30 है तो इसमें 30 नहीं, एक कोण बात बना रहा है। चलो एक काम करते हैं, त्रिभुज DEF में एक काम करते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण E प्लस कोण D प्लस कोण F बराबर कितना होना चाहिए, 180। EDF सारा जोड़ कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, है ना, एक त्रिभुज का कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। कोण E है 80, कोण D है 70, कोण F बराबर 180 डिग्री, 8 7 15 यानी 150 बराबर कोण F बराबर 180। ये 150 उधर जाएगा तो 180 माइनस 50, 150 कितना बचेगा, 30 डिग्री, यानी ये कोण कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। बस भाई साहब, बस सारी समस्या खत्म। अब लिखेंगे कि कोण E बराबर कोण Q और दोनों कितना डिग्री, 80 डिग्री, कोण F बराबर कोण R और दोनों कितना डिग्री, 30 डिग्री। बस दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, है ना। तो एंगल समरूपता कसौटी से खुद क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसका हुआ वैसे इसका भी, 80 30 तो 70, 80 30 यहाँ 70 होगा, है ना। एंगल समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज EFD समरूप है किसके, E की तुलना Q से करी तो Q, फिर F की तुलना R से करी, QRP के। लो भाई ये हो गया आंसर, ये खत्म हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है OBA के।
यानी कि ये ओडीसी समरूप है ओबीए के, इसके समरूप है, मतलब इसके सारे कोण, इसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा, ये जो होगा ये वही होगा, मतलब सबको सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाद में देखेंगे इसको, इसकी जरूरत जब पड़ेगी तब पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही। हमें कोण बीओसी 125 डिग्री दिया गया है, बीओसी ये 125 है, सीडीओ ये 70 डिग्री है। हमें डीओसी ज्ञात करना है, यानी डीओसी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, डीसी वो ज्ञात करना है, डीसी वो मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और ओ ए बी ये ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला टारगेट बनाते हैं डीओसी को ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला टारगेट बनाएंगे डीओसी को ज्ञात करने के लिए। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमें डीओसी ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। आप सभी को पता है एक सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर डीओसी कोण डीओसी, अगर ये डीओसी में अगर सीओबी यानी या बीओसी को अगर जोड़ दें, कोण बीओसी को अगर जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर कोण कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। ये सबको पता है कि डीओसी को अगर हम सीओबी में अगर जोड़ देते हैं तो देखो यहां से डी पे चले, यहां गए, लेकिन यहां से आए यहां गए, तो एक सीधी रेखा पे रुक रहे हैं, और सीधी रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो डीओसी जो होगा वो, और बीओसी कितना है, बीओसी 125 डिग्री है, बराबर में 180, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 में से 125 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 55 डिग्री। ये हो गया पहले का आंसर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा डीसीओ को टारगेट करते हैं, मतलब ये 55 डिग्री पता चल गया। अब आप सब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, तो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, सबको पता है। यानी डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण ओडीसी, ओडीसी प्लस कोण डीसीओ, डीसीओ। एक बार हमने डी को बीच में किया, एक बार ओ को बीच में किया, डी को बीच में किया, एक बार सी को बीच में किया। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कारण क्या है, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। डीओसी अभी हमने ज्ञात किया है 55 डिग्री, ओडीसी कितना है, 70 डिग्री, ओडीसी कितना है, 70 डिग्री। डीसीओ तो हमें ज्ञात ही करना है, डीसीओ बराबर 180 डिग्री। यहां 5 होगा और 7 5 12, 125 डिग्री प्लस डीसीओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 ही तो होगा। 125 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री। लो भैया, दो का आंसर पता चल गया और दोनों का 55 डिग्री आंसर आ गया। अभी ओए भी हमें ज्ञात करना है, ये 55 डिग्री पता चल गया। अभी आपने देखा कि हमें जो समरूप दिया गया था, इसका मतलब डीसी वो हमारा बी ए ओ के बराबर होगा। पहले डी लिखेंगे पहले नंबर पे, सेकंड पे सी लिखेंगे, थर्ड पे ओ लिखेंगे। तो इसमें भी पहले पे ये लिखेंगे, दूसरे पे ये लिखेंगे, तीसरे पे ये लिखेंगे। मतलब कि हमें ज्ञात क्या करना है, ओ ए बी, ओ ए बी। तो हमें पहले इसको लिखना है, देखो ओ ए बी, यहां से देखिए भाई साहब, ओ ए बी, पहले ओ, फिर दूसरे पे ए, फिर तीसरे पे बी। तो यहां भी पहले पे ओ, दूसरे पे सी, तीसरे पे डी, बस। तो लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के। क्यों? क्योंकि सीपीएसटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि समरूप
त्रिभुज के सारे कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बस अब देखो ओ ए बी हमें पता है, नहीं पता है, ओ ए बी तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें ओ सी डी पता है। ओ सी डी चाहे डी सी ओ कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। लो भैया ये भी हो गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तीसरा। तीसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न है कि एक समलंब है ABCD, एक समलंब है ABCD। तो हमने एक समलंब बना लिया, ठीक है, यहां हमने एक समलंब बना लिया ABCD, ये हमारा समलंब हो गया। ठीक है, एक समलंब है ABCD जिसमें कहा गया AB समांतर DC है। ये जो AB है वो DC के समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये परस्पर इसके विकर्ण AC और BD, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए बताना है कि ये त्रिभुज OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो जो हमें दिया है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कि AB समांतर DC है, AB समांतर क्या है? DC है, ये चीज हमें दिया गया है। और जब हमें कोई समांतर रेखा दी जाती है तो ये तिर्यक, ये जो एकांतर कोण है, तिर्यक रेखा जो है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, सभी को पता है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटा OD, ये हमें सिद्ध करना है। और दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी के हिसाब से हमें सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज लेते हैं। देखो OA कहाँ है? OA यहाँ है, OC यहाँ है, OB यहाँ है, OD यहाँ है। मतलब ये वाला त्रिभुज हमें और ये वाला दोनों लेना है। तो त्रिभुज OAB, वह त्रिभुज यहाँ OAB लिया तो यहाँ OCD लेंगे, OCD में। ठीक, अच्छा, जब AB समांतर, जब AB समांतर क्या है? DC है। जब ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा है कि नहीं? और तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बनता है, सभी को पता है। तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बनता है, सभी को पता है। और यहां भी देखो, बस यहां पे हम लिखेंगे कोण OAB, कोण OAB बराबर होगा किसके? इसके, OCD के, कोण OCD के। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, सभी को पता है। एक कोण ये भी OBA, OBA वो बराबर होगा किसके? इसके बराबर होगा ODC के, ODC के। ये कौन है? ये भी एकांतर है, ये भी क्या है? एकांतर है। बस भाई साहब, दो ही चीजें तो ढूंढनी रहती, तीसरा तो खुद ब खुद बराबर होता है ना। तो दो कोण हमें मिल गया, तो एंगल एंगल, मतलब दो ही कोण ढूंढना रहता है। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से कौन सा त्रिभुज? OAB, OAB समरूप है कौन से त्रिभुज के? OCD के, OCD के। ये बात क्लियर है, OAB OCD आपस में समरूप हैं। हमें जरूरत जिसकी समरूप हो गया तो अनुपात भी बराबर। तो ये OA किसके बराबर होगा? OC के, OA बटे OC होगा। OA बटे क्या होगा? OC होगा। AB बटे CD होगा, AB बटा CD होगा, इसका अनुपात AB और CD का अनुपात। और OB बटा OD होगा, OB बटा OD होगा। इन सब का अनुपात आपस में बराबर होता है, किसके द्वारा? CPST के द्वारा, करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमें जरूरत जिसकी हम उसी को उठा लेते हैं। हमें जरूरत है OA बटे OC की, हमें जरूरत है, नीचे देखिएगा, हाँ, हमें जरूरत है OA बटे OC की। तो OA बटे OC
और ओ बी बटे ओ डी की, ओ बी बटे ओ डी। लो भैया सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था और ये हुआ सिद्ध। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप है। अच्छा, पी क्यू एस ये है और टी क्यू आर, इसको अलग अलग बनाते हैं एक बार भाई साहब। इस चित्र को समझाने के लिए मैं आपके लिए अलग अलग इसका चित्र बना रहा हूं। एक पी क्यू एस बना रहा हूं, यहां से एक पी क्यू एस बना रहा हूं। ये तुम्हारा पी क्यू एस छोटा वाला त्रिभुज जिसमें कोण 1 है। एक टी क्यू आर बना रहा हूं, यहां मैंने एक त्रिभुज बना दिया बड़ा वाला जिसका नाम है टी क्यू आर। ये क्यू 1 है और कुछ नहीं, बस इतना। तो एक जाहिर सी बात है, तुम्हें एक चीज पता चल गई। इसमें क्या पता चला कि कोण 1 दोनों में है। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में कोण Q बराबर कोण Q, ये दोनों में है ना। कोण Q बराबर कोण Q दोनों में है, क्योंकि दोनों में 1 डिग्री है। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। दोनों त्रिभुज में ये मिला तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। बदल ही नहीं सकता भाई। कोण तो पता चल गया। अगर किसी तरह भुजाओं का अनुपात मिल जाए तो साइड एंगल साइड से ये हो जाए, या तो कोई कोण ही मिल जाए। तो हमें ये भी तो दिया है कि ये जो क्यू आर है और ये जो क्यू एस है, इसका अनुपात क्यू आर बटा क्यू एस का जो अनुपात है वो क्यू टी कहाँ है, ये है क्यू टी बटा पी क्यू के बराबर। लो भैया ये पी क्यू तो है ही नहीं, ये तो पी आर दे दिया इसने। यहां हो गई समस्या। जैसे इसने कहा कि क्यू टी बटे पी आर है, यहां हो गई समस्या। यहां पी आर की जगह क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, या फिर कुछ और होना चाहिए। ये तो इसमें है ही नहीं भाई, पी आर तो इसमें है ही नहीं। तो हम कह रहे एक कंडीशन और इसने दी, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया इसने। चलो उसकी बात को मानते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 की बात को मानते हैं। यहां हम लिख रहे हैं एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात लिख रहे हैं इस त्रिभुज को मिटा के। ठीक, अब देखो, अब यहां से हम लिख रहे हैं कि जो हमें दिया है एक छोटी सी बात, उसको लिखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। इस दुनिया के जितने लोग त्रिभुज में कुछ जानकारी रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि कोण जो बराबर होता है उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, सबको पता होना चाहिए। तो कोण 1 के सामने भुजा, चलो इसको देखो भैया, कोण 1 और कोण 2 को इसको इरेज करो। यहाँ कोण 2, यहाँ कोण 1। कोण 1 के सामने भुजा पी आर, पी आर, और कोण 2 के सामने भुजा पी क्यू। लो भैया पी क्यू, चाहे क्यूपी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारे मन में हो। तो ये रीजन क्या है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा। लो ये हो गया। अब जहां पी आर है वहां क्यूपी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमने बराबर सिद्ध किया है। तो लो भैया यहां लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा, इस पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू पी रख सकते हैं। लो सारी समस्या तुम्हारी खत्म। ये बड़ा वाला त्रिभुज था क्यू आर, एक बड़ा वाला त्रिभुज हमने बनाया था ऐसे, एक छोटा वाला त्रिभुज बनाया था, ये हमने कहा टी क्यू आर बड़ा वाला हो गया, एक है पी क्यू एस। हमने कहा कि कोण Q जो है वो दोनों में है, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। एक तो एंगल मिल गया आपको, बिल्कुल मिल गया। दूसरा QR और QS, QR और QS साइड मिल गई। लो भैया एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। फिर देखो QT बटे QP, ये QT और ये QP, लो ये भी हो गया। तो यहां से हम देख पा रहे एक साइड फिर एक एंगल फिर साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड।
तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, कसौटी से। ये हमें मिल गया, यहां से सवाल खत्म। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज हमें सिद्ध करना था? त्रिभुज PQS समरूप हो गया त्रिभुज TQR के। लो, यहां से तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो गया, यही हो गया सिद्ध। क्या हो गया? सिद्ध। और यही तुमको सिद्ध करना था, तो तुम लिख दोगे सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारे मन में अगर इच्छा है तो ले लीजिए, नहीं इच्छा है तो छोड़ दीजिए। समझ में तो आ ही गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। बहुत सिंपल सवाल है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था। चलिए इसकी आकृति बनाते हैं जैसा इसने बोला है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। हमने एक त्रिभुज बनाया PQR। लो, हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम है PQR। ठीक है, अब PQR की भुजाओं PR और QR पे देखो, PR और QR पे, एक तो PR हो गया और एक तो QR हो गया। इस पर क्रमशः बिंदु S और T यानी PR पे S स्थित है और QR पे T स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है वो बराबर है कोण RTS के। ठीक, RTS के बराबर है। ये P और ये RTS आपस में क्या है? बराबर है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS समरूप है। तो लिखेंगे हल, और त्रिभुज कौन सा लिखा तो है, हल तो लिखा है ना। त्रिभुज कौन सा? RPQ व त्रिभुज RTS में जिस त्रिभुज की बात करी गई थी उसे ही उठा लेते हैं, RPQ और RTS। यहां से देखो, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज और RTS छोटा वाला त्रिभुज। इसमें एक चीज हमें पता है कि कोण P और कोण T, ये कोण P जो है वो बराबर है कोण RTS के। एक चीज तो पता है, ये क्या है? पहले से हमें दिया है। ठीक, जो चीज हमें दिया है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिया है तब तो बात खत्म है। आप सभी को पता है कि अगर कहीं से एक कोण और मिल जाए बात खत्म, वही सवाल खत्म। तो देखो, एक त्रिभुज बड़े वाले को ध्यान से देखना, PQS PQR R आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा? और एक त्रिभुज RTS इसमें भी R आ रहा है, मतलब R दोनों में है। तो फिर लिख दीजिए ना कि R बराबर R, ये दोनों में है तो उभयनिष्ठ। लो भैया, ये दोनों में है तो ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ। और जैसे ही दो कोण आपस में बराबर हो, इसका मतलब सारे कोण आपस में बराबर है। तो फिर लीजिए, यहां लिख दीजिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज किसके? RTS के। इतना छोटा सवाल था। तुम्हें लग रहा होगा ये सवाल बहुत महंगा पड़ेगा, नहीं, 2 नंबर से ज्यादा कहीं आएगा ही नहीं, 2 नंबर से ज्यादा कहीं आएगा ही नहीं अगर बोर्ड पेपर में आएगा तो सिंपल सवाल है, बहुत बड़ी बात है नहीं। आ सकता है 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है 2 नंबर का सवाल आएगा, और सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दो ही चीजें ढूंढनी थी आपको, एक चित्र आराम से इसमें बनाना था, बस इतने चीज करना था। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, छठा क्वेश्चन है आकृति 6.37 में, यदि त्रिभुज AB सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। अच्छा, सर्वांगसम की कंडीशन आप लोग जानते हैं। सर्वांगसम की कंडीशन होती है कि इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं और सारी भुजा भी बराबर होती है। अनुपात नहीं, भुजाएं भी बराबर होती हैं। डायरेक्ट दर्शाइए कि त्रिभुज AD समरूप है त्रिभुज AB में। पहले तो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या है? दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो हम कह सकते हैं कि AB भुजा बराबर होगी AC के, AB और AC बराबर होगी, BE और CD बराबर होगी, BE बराबर होगी CD के,
और ए बराबर होगा एडी के, ए बराबर होगी एडी के। ये सब किसके द्वारा? सीपीसीटी द्वारा संभव हो सका है। ठीक है, सारे कोण भी बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एडीई, कोण तो ले ही लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में छोटा वाला एक त्रिभुज बनाते हैं ए डी ई, ये छोटा वाला हो गया। एक बड़ा वाला त्रिभुज बनाते हैं, ये बड़ा वाला हो गया, इसका नाम है ए बी सी। अच्छा, सब चीजें छोड़ो, एक चीज देखो कि ए इसमें भी ए इसमें भी, ये दोनों में है, तो लिखेंगे कोण ए जो है वो बराबर है कोण ए के। ये दोनों में है इसलिए ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में बोले तो कॉमन। ठीक है, दोनों में था। अच्छा, एक काम करते हैं, अब अगर अनुपात मिल जाए ए बी बटे ए डी का, ए बी बटा ए डी का अनुपात अगर मिल जाए, देखो मिल जाएगा, अभी मिलेगा, ए बी बटा ए डी अगर बराबर हो किसके? ए सी बटा ए के, ए सी बटा ए के, तो ये हमारा साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, है ना। बस किसी तरह ये होना चाहिए। अच्छा, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है? ए सी के, तो जहाँ ए बी है वहां ए सी रख सकते हैं, इसका मतलब हमने ए बी की जगह क्या रख दिया? ए सी। और जहां ए डी है वहां ए ही रख सकते हैं, देखो ए डी की जगह ए रख सकते हैं, तो यहाँ ए डी था, यहाँ ए ही रख दिया। बराबर में हमारा ए सी बटा ए तो है ही, लो अनुपात भी बराबर, एंगल भी बराबर, तो ए सी बटा ए, ए सी बटा ए सी और ए, ये साइड हो गई। फिर एंगल ए और एंगल ए बराबर, ये भी बराबर। फिर ए सी बटा ए मतलब इनका अनुपात तो बराबर है, और ए बी बटा ए डी का भी अनुपात बराबर, मतलब ये भी बराबर है। ठीक है, तो इनका अनुपात आ गया बराबर, इसलिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? एस ए एस, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज हमने उठाया था? त्रिभुज एडीई, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज किसके? एबीसी के। लो, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, बस यही हो गया सिद्ध, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, आकृति 6.38 में ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ए बी सी जो है इसका शीर्ष लंब 2 है, एक ए डी है एक सी ई है। ये बिंदु पी पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे पी हमने लिखा ही नहीं, चलिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है कि ए पी समरूप है सी डी पी, ऐसे ऐसे हमें ये चारों दर्शाना है। चलिए सबसे पहला उठाते हैं, त्रिभुज कौन सा? ए ई पी व त्रिभुज कौन सा? सी डी पी में। ठीक है, ए पी और सी डी पी में, यानी कि एक ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ए पी और सी डी पी ये वाला त्रिभुज। चलिए भाई साहब, इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है, ए पी लिखेंगे। कोण ए पी बराबर है कोण सी डी पी के, सी डी पी के। ये दोनों कितना डिग्री है? ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, या फिर ये भी 90, दोनों 90 डिग्री है। ये हमें पहले से दिया है, शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री, ये चीजें दी गई है। चलिए एक चीज और देखो, ध्यान से देखना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है कि नहीं? शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर होगा कोण सी पी डी के, सी पी डी के। ये क्या है? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। बस दो ही कोण तो ढूंढना रहता है, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से
एंगल, दो कोण मिला ना, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एईपी समरूप हो गया त्रिभुज सीडीपी। और जो त्रिभुज समरूप होता है उसके सारे कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी एईपी सीडीपी, देखो एईपी सीडीपी, ये वाला इसके बराबर, कोण ए कोण सी के बराबर, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और कोण पी ये तो बराबर ही था, ये भी बराबर, सब कुछ आपस में बराबर हो गया। यहां से हमें मिल गया कोण ए बराबर कोण सी। ये चीज हम यहां लिख लेते हैं क्योंकि हमें अलग से मिला है। कोण ए बराबर कोण सी, यानी पी सी डी, कोण पी सी डी बराबर होगा कोण किसके, सी और ए, ई ए पी, चाहे पी ए ई के, किसके द्वारा, सीपीएसटी द्वारा। जरूरत पड़ सकती है आगे, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। पहला काम हो गया, हमने सिद्ध कर दिया। अब हम इसके दूसरे को सिद्ध करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब दूसरे को सिद्ध करते हैं। यहां से हमें ये पता चल गया है कि इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है, पीसीडी वाला लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ सकती है ना। पहला हमने सिद्ध कर दिया, इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, कोण पीसीडी बराबर कोण पीएई के। ये हमने सिद्ध कर लिया है सीपीएसटी द्वारा, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, ठीक, ये वाला त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई में। ए बी डी कहाँ है, ये वाला है, अलग बना लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है बी। और ये कितना डिग्री है ए बी डी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, उधर 90 तो इधर भी 90। ए बी डी और सी बी ई, इसको भी बना लेते हैं इस तरह। ये बी है, ये ई है, और ये सी है, और यहाँ है 90 डिग्री। बस इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ये सी, यहाँ हमने किसको लिखा था, पीसीडी, यानी सी और ए को, सी और ए को। यहाँ देखो हमने ये 90 डिग्री हमें मिला, ये 90 डिग्री मिला। अब देखो यहाँ से दो त्रिभुज अगर हमें छोटा छोटा देखें तो एक तो मिल रहा है हमें कौन सा त्रिभुज, ए बी डी। तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज हमने बनाया ए बी डी। फिर सी बी, तो सी बी ई, ये वाला सी बी ई। तो यहां से देखें कोण डी और कोण ई दोनों में है, तो कोण डी बराबर कोण ई, या फिर ऐसे लिख लेते हैं डी को बीच में, यानी कोण ए डी बी बराबर है कोण, इसमें कौन सा, ई को बीच में करना है, इसमें डी को, इसमें ई को बीच में करना है, सी ई बी के, सी ई बी दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहां तक बात क्लियर है। फिर देखो भैया कोण बी और कोण बी दोनों में है, ओवरनिष्ठ हो गया, तो कोण बी बराबर कोण बी, ये दोनों में है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। और यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अभी तो हमने बराबर सिद्ध किया था, सी और ए वाला, ये सी और ये, तो ये सीपीएसटी द्वारा भी हो सकता था, लेकिन उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज किसके, सीई बी के, ठीक है। ये हो गया एबीडी और सीई बी समरूप हो गया। अब इसके द्वारा कौन सा कोण हो सकता है, दो कोण तो हमें बी वाला मिल गया, बी और बी दोनों में था, एबीडी और सीबीई, सीबीई गलत हो गया, सीबीई, ये हमारा समरूप हो गया। तो हम कह रहे हैं कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, मतलब ये वाला कोण, ये तो था ही, ये अब कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ दिया है, छोड़ दो, इसको यहीं लिख दो, ये वाली कंडीशन तो हमने सीपीएसटी द्वारा लिखी रखी है, तो ये हो गया समरूप। अब चलते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे पे चलते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ये तो सिद्ध हो ही गया, सिद्ध हुआ। बहुत छोटा छोटा है, बस इसमें 4 दिया ही था, बाकी छोटा ही है भाई। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं।
चलो छोड़ो, क्या ही लिखी रहने दे कंडीशन, सारी कंडीशन मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, नहीं मिलेगा तो जानते तो हैं ही हम लोग, है ना। तीसरे पे चलते हैं। त्रिभुज कौन सा? ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। चलिए देखते हैं ए ई पी कहाँ है, इसको इरेज करते हैं। ए ई पी, ये वाला त्रिभुज ए ई पी, इसका नाम है पी, इसका नाम है ई, इसका नाम है ए। ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, ये डी, ये है ए, ये है बी। इसका ई 90 डिग्री, इसका डी 90 डिग्री, उधर 90 तो इधर भी 90 है ना। चलो तो चलते हैं, इसमें लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के। ये दोनों कितना डिग्री है? दोनों है 90 डिग्री। ये बात क्लियर है। ए ई पी, ई को बीच में करेंगे और ए डी बी यानी डी को बीच में करेंगे, दोनों 90 डिग्री। फिर देखो ए इसमें भी, ए इसमें भी ओवरनिष्ठ हो गया। एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों में है, ओवरनिष्ठ हो गया। लो भाई, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए डी बी के। लो भैया, ये भी हो गया हमारा आंसर, ए ई पी समरूप हो गया ए बी डी के। खत्म, ये भी हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। चलते हैं इस पे, इसको इरेज करते हैं। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन था भाई, इसको इरेज करते हैं और लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाला है पीडीसी, लिखेंगे त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में। तो त्रिभुज पीडीसी ये है, पीडीसी ऐसे बना है, यहां 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, डी सी पी। और बीई सी कहाँ है? बीई सी, बीई सी ऐसे, ये है बी, ये है ई, ये है सी। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। बस लो खत्म समस्या। लिखेंगे कोण पी डी सी बराबर कोण बीई सी, दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ ई वाला 90, यहाँ डी वाला 90। फिर देख रहे हैं कोण सी और कोण सी दोनों में है। लो भैया, कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो गया? ये तो उभयनिष्ठ हो गया जो दोनों में होता है। तो फिर से देखो, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। लो भैया, ये भी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एक एक चीजें ढूंढनी थी, एक तो आपको पता ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। देखो, पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की निशानी होती है। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर जो है ये हमारा आमने सामने, ये जो दोनों है, ये दो भुजाएं आमने सामने की समांतर है, मतलब ए बी सी डी। इसमें जो ए बी है वो सी डी के समांतर है और ए डी जो है वो बी सी के समांतर है। यही होता है समांतर चतुर्भुज की निशानी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, यानी कि हमें दिया है, इसमें पहले ही दिया है, अगर समांतर है तो दिया है, क्या दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। ए बी समांतर डी सी के,
AD समांतर BC के, ये चीज पहले से पता है। अब देखो कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, ये बढ़ाई गई भुजा है, चलो AD को हमने बढ़ा दिया। स्थित E एक बिंदु है, E यहाँ पे एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE है, BE ये है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE लिखेंगे, त्रिभुज ABE व त्रिभुज कौन सा, CFB में, ठीक, ABE और CFB में ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर भुजा है, ये दोनों भी क्या हैं, ये भी समांतर है। AE और BC भी समांतर है। जब ये समांतर है तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं, और तिर्यक रेखा पे ये जो कोण है, ये कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है। CFB कहाँ है, कौन सा त्रिभुज लेना था, CFB को, CFB ये वाला त्रिभुज, और कौन सा, ABE को, ABE को। तो इसमें हम देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर है, बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एकांतर कोण है, ये और ये रेखा समांतर ही तो है। तो लिखेंगे कि कोण AEB बराबर होगा कोण किसके, B को बीच में, CBF के, CBF। रीजन क्या है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। आप सभी को पता है एकांतर क्यों है, क्योंकि ये AD और BC समांतर है और समांतर रेखा है ये, इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये एकांतर कोण बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लॉजिक खत्म होती है। अगली बात पे चलते हैं। हमें बताया गया था ABE को, तो ये वाला कोण A वाला, ठीक, और CFB ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सभी को पता है। तो आमने सामने ही तो है A और C, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। बस दो चीज मिल गया, तो एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज किसके, CFB के। ये हो गया सिद्ध, लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, बस इसमें चित्र आपको समझना था। चित्र अगर आप अच्छे से बना सकते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। मतलब एक त्रिभुज ABC भी समकोण है और एक AMP भी समकोण है, जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप है AMP के। और यहाँ पर देखो, अगर इधर समरूप, इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पूरा सीधी रेखा पे 180 डिग्री, तो दोनों तरफ 90 होगा, इधर भी 90 इधर भी 90। चलिए अब त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज उठा लेते हैं तुरंत। जो इसने कहा त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, ABC कहाँ है, ABC ये वाला त्रिभुज ABC, और AMP यहां से, ये वाला त्रिभुज, ये P है, ये M है, ये है A, AMP ये वाला है ना। और ये दोनों 90-90 डिग्री हैं, AMP और ABC। यहां से ये दोनों 90-90 डिग्री, तो यहाँ पे B और M 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण M। ये दोनों कितने डिग्री, 90 डिग्री, चाहे ABC बराबर MP, ये 90 हो गया। एक चीज और कुछ हमें ढूंढना है, तो हम देख रहे हैं कोण A इसमें भी, कोण A इसमें भी, दोनों में है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A।
ये दोनों में इसलिए ये कॉमन होगा यानी ओवेनिस्ट होगा। अब दो कोण मिल गया, इसका मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ये चीज आप परिचय वाले में जान गए होंगे कि एंगल एंगल से क्यों समरूप हो जाता है। कोण कौन सा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एएमपी के। ये बात पहले इसकी सिद्ध हुई, ये हो गया सिद्ध, सिद्ध हुआ। ठीक, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात चलते हैं, जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ए बी बटा ए एम, ए बी बटा किसके, ए एम की, बी सी बटा एम पी होगा, बी सी बटा एम पी होगा। और ये पहला और लास्ट यानी ए सी और पहला और लास्ट ए पी, ये भी समरूप होगा। देखो हमें जरूरत किसकी, ए सी और ए पी की, चाहे सी ए या ए पी कर दो। तो ए सी और ए पी को पहले लिखेंगे यानी सी ए बटे पी ए, ये बराबर होगा किसके, बी सी बटे एम पी भी तो मिल रहा है, तो बी सी बटे एम पी, दो कंडीशन हमने उठा लिया, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अच्छा ये किसके द्वारा हुआ, तो ये सी पी एस टी द्वारा हुआ, बस इतने, और ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, हमने दो कंडीशन उठाई थी, हमने दो कंडीशन उठाई, एक बीसीएमपी और एसीएपी। एसीएपी को सीए और पीए भी लिख सकते हो, किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हो, और यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ ये समाप्त होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पर इसका चित्र बना लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, तो लगभग यहाँ तक यही आ जाता, तो फिर सॉल्व कहाँ करते हैं ना। तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि हमें ये तीन चीजें दर्शाना है। पहले हम इसके हिसाब से चित्र बना लेते हैं जैसा इसने कहा। तो इसने कहा दो त्रिभुज है हमारे पास, एक कोण ए सी बी है, एक कोण ए सी बी है, मान लीजिए जिसका नाम देते हैं ए सी बी, और एक त्रिभुज और है जिसमें ई जी एफ है। एक त्रिभुज में इसके नीचे बना देता हूं ई जी एफ, ई जी एफ। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, सी डी जो है यहां से ई जी एफ, यहाँ ई जी एफ, ये दो है, तो सी डी यहां से सी डी एक करते हैं। ठीक है, ये हुआ डी, सी डी हुआ। और यहां पर देखो एक और है, सी डी के बाद जी एच, यहां से एक जी एच है। ये क्या है, इसके कोण के समद्विभाजक हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं, मतलब इस कोण के समद्विभाजक है और ये वाला इस कोण के समद्विभाजक है। कुल मिला के ये कोण आपस में बराबर हैं दोनों। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इसने कहा था कि ए बी और एफ ई पर स्थित है, तो ए बी पर डी स्थित है, एफ ई पर एच स्थित है, ये दोनों ठीक है। अब हमें दिया है जो, उसको लिख लेते हैं। दिया है, चित्र समझ में आया। चित्र इसने कहा था एक कोण ए सी बी था, एक ई जी एफ था। ये जो सी डी है वो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, और जो जी एच है वो ई जी एफ का समद्विभाजक है। ठीक है, एफ ई जी का या ई जी एफ का समद्विभाजक है। मतलब एफ जी चाहे ई जी एफ का समद्विभाजक है। इसने कहा ए बी पर स्थित डी है और ई एफ पर स्थित एच है। इतनी चीज क्लियर है। अब हमें दिया है क्या, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। ठीक, ये त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज एफ ई जी इसके आप समरूप है, यानी एफ ई जी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये दोनों आपस में समरूप है। हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सबसे पहला सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर
AC बटा FG, AC बटा FG। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज DCB को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज HGE के, HGE के। और तीसरा हमें सिद्ध करना है, तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है त्रिभुज DCA को समरूप सिद्ध करना है HGF के, HGF के। बस इतनी चीज क्लियर है। अब यहां से जो हमें करना है वो हम आगे देखते हैं। देखो यहां से हमें क्या करना है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अनुपात वाला नहीं, सबसे पहले इसको या इसको पहले आप समरूप सिद्ध करिए, फिर आप इसको करिए तो आसान होगा। आसान करा इससे भी जा सकता है, लेकिन आसान इससे होगा, पहले इसको सिद्ध करते हैं या फिर इसको, तब इसको करेंगे। तो हम त्रिभुज उठाते हैं, ये वाला तीसरा वाला पहले कोशिश करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में। ठीक, अब हम यहां देखते हैं DCA कहाँ है। DCA ये वाला त्रिभुज, DCA ये ऊपर वाला त्रिभुज। HGF, HGF ये वाला त्रिभुज, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, इसने कहा ABC और FEG समरूप है। ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC और FEG आपस में समरूप है। अच्छा, अगर समरूप है इसका मतलब सारे कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि इसके हिसाब से कोण A कोण F के बराबर है, B E के बराबर है, C G के बराबर है। अब इसमें देखते हैं, ये वाला त्रिभुज हमें ये उठाना था DCA, अलग अलग देखें तो DCA ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, और HGF ये वाला त्रिभुज। इस पर ध्यान देना थोड़ा, इस पर। यहां से अगर देखा जाए तो ये देखो, ये B वाला किसके बराबर है? E के, A वाला F के और C वाला G के। क्या कोई कोण इसमें मिल रहा है? कोई कोण इसका आपस में मिल रहा है? तो देखो A वाला मिल रहा है F के कि नहीं मिल रहा है? यहाँ A और F मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसमें A इसमें F है ना, बराबर समरूप से CPST से, और इसका F और इसका ये तो मिल गया, क्लियर है। अब दूसरा देखो, दूसरा देखिए, इसका C इसका G, तो ये वाला इसका C इसका G। लेकिन दिक्कत ये है, अच्छा दिक्कत कुछ नहीं, ये पूरा C है, आधे का तो मिल जाएगा। यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे लिखेंगे कि कोण A जो है वो बराबर है कोण F के, किसके द्वारा? CPST द्वारा। ठीक है, कोण A और कोण F बराबर है। यहीं से जो समरूप दिया है, आप सभी को पता है समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये और ये आपस में बराबर हो गया। ठीक है, CPST द्वारा हो गया। इसका मतलब इसमें कोई बाधा ही नहीं था इन त्रिभुज में, A और F में। दूसरे में थोड़ा सा बाधा है, बात यह है कि ये पूरा वाला कोण आपस में बराबर है, हमें आधे की जरूरत है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, ये किसके द्वारा? CPST द्वारा। लेकिन भाई हमें पूरा पूरा कोण C नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, हमें ऊपर वाला चाहिए। तो हमें ये भी पता है कि ये CD इसका समद्विभाजक है, CD इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये आपस में बराबर है, आधा आधा है। इसका मतलब इसका जो आधा होगा 1/2 कोण C जो होगा वो 1/2 कोण G के बराबर होगा। इन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा। तो इसका आधा, कोण C का आधा ऊपर वाला होगा DCA, कोण DCA, और G का आधा क्या होगा? ये HGF, HGF। बस अब हमें देखो, एक कोण ये मिला, एक कोण ये मिला, एक तो एंगल ये मिला, एक एंगल ये मिला, दो ही कोण ढूंढना रहता है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये बात क्लियर है। ये हमने क्या उठाया था? DCA और HGF, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है,
बहुत ही सिंपल था। मैंने कहा ये कोण जो है हमारा कोण DCA और HGF त्रिभुज लिए, DCA और HGF, ये HGF हमने लिया, तो हमने देखा कि A और F आपस में बराबर है, A और F बराबर है क्योंकि ये समरूप है और समरूप के आपस में कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। फिर हमने कहा कोण C और कोण G भी तो बराबर है, तो ये पूरा कोण C पूरा कोण G आपस में बराबर था, लेकिन हमें पूरे की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ये आपस में आधा आधा भी तो बराबर है, तो इसका आधा ये होगा और इसका आधा ये होगा। ये वाला कोण क्या नाम है, ACD, तो हमने लिख दिया, या ACD चाहे DCA, तो DCA बराबर किसके होगा, HGF के, इन दोनों का आधा। तो एक कोणीय ए समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। ठीक है, जैसे ये समरूप हुआ भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए, जैसे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भाई साहब, तुरंत हमें दूसरा आंसर मिल जाता है। यहां से हमने जो सिद्ध किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहां से जो हमने सिद्ध किया है, एक बार मैं इसको लिखता हूं। हमने सिद्ध किया है त्रिभुज DCA को समरूप सिद्ध किया है HGF के, यही तो सिद्ध किया है यहाँ पे। तो आप कहेंगे बिल्कुल हमने यही सिद्ध किया है, हमने यही सिद्ध किया है। तो इसका अनुपात भी तो बराबर होगा, अगर समांतर समरूप है तो अनुपात बराबर होगा, यानी कि DC को CD लिख सकते हैं, CD बटे इसको HG को GH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। ये CA को AC लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये GF को FG लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लो भैया, ये किसके द्वारा हुआ, CPST द्वारा हो गया। और आगे भी लिख सकते थे AD और FH, इसको भी लिख सकते थे, या FG, मतलब HF चाहे FH। ठीक, ये किसके द्वारा हुआ, CPST द्वारा हो गया। लो भैया, पहला वाला भी आंसर मिल गया, पहला वाला भी आंसर मिल गया, दो आंसर हमें मिल गया ना, ये भी सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने सिद्ध किया, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा सिद्ध कर चुके, ये CPST द्वारा आ चुका है ना। हमने इसको सिद्ध किया और इसका अनुपात बराबर होता है, यानी DC बटे GH, HG कुछ भी लिख सकते हैं, और AC बटे GF हमने लिख दिया, यही आ गया हमारे आंसर। दो हो गया। अब हम काम करते हैं किस पे, दूसरे वाले पे। पहला और तीसरा हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इस पर काम करते हैं, पहले वाले पे, वो दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में उतारेंगे त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में। चलिए, DCB और HGE कहाँ है, ये वाला त्रिभुज DCB और HGE, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें, जो समरूप था, जो समरूप था, इसमें हमें पता चल रहा है ये वाला कोण, यहां से देखो, यहां ध्यान से देखना, ये कोण E जो है वो B के बराबर है। इसका मतलब हम अलग अलग बनाते हैं। DCB कहाँ है, ये है DCB, DCB ऐसे है, DCB ये है D, ये है B, ये है C। एक है DCB और एक HGE, HGE इस टाइप में है, ये है E, ये है G, ये है H। देखो, जो समरूप दिया गया था उसमें देख रहे हैं B और E बराबर है, मतलब B और E आपस में क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। ये किसके द्वारा, CPST द्वारा, है ना, समरूप है तो बराबर है, ये बात क्लियर है, सबको पता है। एक चीज और हमें ढूंढनी है, कोई एक चीज और ढूंढनी है, कोई कौन सा हमें मिल सकता है, तो हम कहेंगे ये वाला C और G, ये C और G मिल सकता है। कोण C बराबर कोण G, ये भी किसके द्वारा, CPST द्वारा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरा पूरा नहीं है हमारे पास, लेकिन आधा आधा तो है, तो कोण C का आधा कर देंगे और कोण G का आधा कर देंगे, 1/2 कोण C और 1/2 कोण G। अगर कोण C का आधा करेंगे तो मिलेगा DCB। देखो, कोण C का आधा करेंगे तो मिलेगा DCB, कोण DCB। और कोण G का अगर आधा करेंगे तो मिलेगा EGH, ये G का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, EGH, कोण EGH। ये भी एंगल
और ये भी एंगल। तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से ये वाला समरूप सिद्ध हो जाएगा। ये चित्र में इरेज करता हूं, लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज किसके, एच जी ई के, एच जी ई के। ये हो गया हमारा समरूप। ठीक है, ये भी सिद्ध हुआ, हमने तीनों आंसर सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो शायद थोड़ा पहले में दिक्कत हुई होगी शुरुआती में, तो उसको आप एक बार फिर से देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये 10वां यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब ये 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ए बी और AC आपस में बराबर है। एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि एडी लंब है बीसी पर और ईएफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। चलिए बस इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इसको हम उठाते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास है एबीडी, नहीं हमें सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। एडी लंब बीसी पर है मतलब 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, बाकी वो जरूरत पड़ने पर हो जाएगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी को समरूप दिखाना है त्रिभुज ईसीएफ की। एबीडी कौन सा है, ये एबीडी ये वाला है, मतलब इधर 90 तो इधर भी 90, दोनों तरफ 90। और ईसीएफ ईसीएफ ये वाला हमें सिद्ध करना है समरूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। बच्चा बच्चा जानता है कि जो भुजा बराबर होते हैं उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। सपोज करिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, हमसे कहा गया कि ए बी बराबर ए सी है। जब ये बराबर तो ए बी के सामने कोण सी और ए बी के सामने कोण बी, मतलब ये सी और बी भी बराबर है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण बी के। ये चीज हमें दिया है। ठीक है, ये हो गया। ये लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। बस अब हम उठा लेंगे जिस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ईसीएफ में, ये 90 डिग्री ईसीएफ में है। देखो ईसीएफ में कोण एफ 90 डिग्री है, एबीडी में, ए बी डी में ये डी 90 डिग्री है, तो कोण डी बराबर कोण ई, ये दोनों कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री है। ठीक, ये क्लियर है। कोण डी और कोण ई, इसमें डी वाला 90 डिग्री, इसमें ई वाला 90 डिग्री, नहीं इसमें एफ 90 डिग्री है, एफ, इसमें एफ 90 डिग्री है। कोण डी और कोण एफ 90 डिग्री है कि नहीं, ए बी डी। देखो यहां से अलग अलग मैं आपको बना के समझा रहा हूं। देखो यहां से हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए डी बी, तो ये डी हमारा 90 डिग्री है कि नहीं। अब एक ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं। देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसका नाम है एफ, ये एफ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसका नाम है सी, इसका नाम है ई, ईसीएफ हमने बनाया, तो एफ भी 90 डिग्री है। ये बात क्लियर है। फिर हम देख रहे हैं, अभी हमने सिद्ध किया कि कोण सी जो है, कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है कि नहीं है, ये ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। ठीक, ये बात क्लियर है कि नहीं, किसको दिक्कत है कि कोण बी और कोण सी ये ऊपर बराबर था कि नहीं, तो इसका कोण बी और इसका कोण सी आपस में बराबर है। अब जब दो एंगल बराबर हो गया, यानी दो कोण अगर बराबर हो गया, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, ये समरूप सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे इरेज करूं, चित्र को इरेज करूं, तो लिखेंगे कि
एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज किसके? ईसीएफ के। बस, और यही हमें सिद्ध करना था, लिखेंगे सिद्ध हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का चित्र आपको सामने दिख रहा है और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो इसमें हमें दिया गया है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं और जो चीजें क्लियर है उसको डायरेक्ट क्लियर करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। मध्यिका मतलब सबसे पहली बात तो यही कि बीडी बराबर डीसी है और क्यूएम बराबर एमआर है। क्यूएम बराबर किसके है? एमआर के। ये चीज क्लियर है पहले ही कि बीडी बराबर डीसी है, क्यूएम बराबर एमआर है। ये चीज क्लियर है क्योंकि ये मध्यिका है। मध्यिका हमेशा बराबर होती है आपस में, ठीक है, बीचों बीच से इसको डिवाइड किया इसने। ए बी समानुपाती है किसके? पी क्यू के। ए बी किसके समानुपाती है? पी क्यू के, क्योंकि इसका जो पहला है ए बी और इसका जो पहला है पी क्यू। दूसरा बीसी जो है दूसरे नंबर पे, बीसी जो है वो क्यू आर के समानुपाती है। बीसी जो है क्यू आर के अनुपात में है। ये सब बराबर चल रहा है। मध्यिका एडी जो है वो पीएम के समानुपाती है। एडी जो है वो पीएम के समानुपाती है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ये हमें सिद्ध करना है। एबीसी को पीक्यूआर के समरूप सिद्ध करना है। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, आपस में दोनों को समरूप सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें एक छोटा वाला त्रिभुज लेना है, ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है। पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, जब इसे समरूप सिद्ध कर लेंगे तब ये कोण हमें मिल जाएगा, तब दिक्कत सॉल्व होगी हमारी, ठीक है। ये कोण हमें मिलेगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ये ए बी डी और ये पी क्यू एम में, ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी बटे पी क्यू है, तो हम कहेंगे हाँ ए बी बटा किसके है? पी क्यू है। दूसरा ये मध्यिका ए डी और पी एम भी है, बिल्कुल है, ए डी और पी एम भी है। अब देखो ये पूरा, ये जो है ये हमारा, इसने देखो यहाँ पे लिख रखा ए डी बटे पी एम, ठीक है, बीसी बटे क्यू आर, ये बीसी और क्यू आर समानुपाती में है। बीसी और क्यू आर क्या है? समानुपाती है, ठीक है। तो हम बीसी और क्यू आर का आधा करेंगे। यहां से देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। अब हम क्या करेंगे? बीसी का आधा और क्यू आर का आधा करेंगे, 1/2 बीसी और 1/2 क्यू आर। हमने इन दोनों को आधा किया, बीसी को आधा किया और क्यू आर को आधा किया। जब बीसी को आधा करेंगे तो बीडी मिलेगा और क्यू आर को आधा करेंगे तो क्यू एम मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस पूरे का आधा यही तो होगा, क्योंकि आधो आध पे बढ़ रहा है, बीचों बीच से आधा है, बीडी और डीसी आपस में बराबर है, तो ये पूरा बीसी का आधा बीडी होगा या तो सीडी होगा। तो दोनों बात एक ही है, तो हम बीडी लिखेंगे क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें हम क्यू एम लिखेंगे क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिया। तो लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर हाफ ऑफ बीसी, बीसी का आधा बीडी होगा और क्यू आर का आधा क्यू एम होगा। बस ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड 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 एस 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, एस 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 समरूपता कसौटी से
कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज कौन सा हमने उठाया था भाई? त्रिभुज ये वाला, ये ABD समरूप है त्रिभुज किसके? PQM के। PQM के, ये चीज हमने समरूप सिद्ध किया। जैसे इसे समरूप सिद्ध किया, तुरंत कोण B और कोण Q आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। कोण B और कोण Q आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। किसके द्वारा? CPST के द्वारा। तो यहां हम लिखेंगे, हाँ यहां हम लिखेंगे कोण B जो है वो बराबर है कोण Q के। क्यों? ये CPST द्वारा। किसके द्वारा? CPST द्वारा। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ से इस पार्ट को इरेज करूंगा, यहाँ से ABD से पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने इसको क्यों समरूप सिद्ध किया और मैंने B बराबर Q क्यों किया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। तो ABC में एक तो AB और PQ, AB बटा PQ, ठीक है। अब देखो किसके बराबर है? ये BC बटा QR के बराबर है। ये बात क्लियर है। बड़े वाले त्रिभुज की बात करें ABC और PQR में, आप इग्नोर करिए इसको, आप सभी को इग्नोर करिए, इन सबको मध्यिकाओं को इग्नोर करिए। तो AB बटे PQ और BC बटा QR। अब मध्यिका से हमें कोई मतलब नहीं है। BC बटा QR, दो साइड मिली, एक साइड ये और एक साइड ए। अभी आप बताइए, अभी आप एक चीज और देखिए, आपने सिद्ध किया है कोण B, नीचे दिख रहा? नहीं दिख रहा, यहां लिख रहा हूं। आपने सिद्ध किया कि कोण B जो है वो बराबर है कोण Q के। किसके द्वारा आपने सिद्ध किया? CPST द्वारा सिद्ध किया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये कोण मिल रहा है, ये साइड इस साइड से मिल रही है, ये कोण इस कोण से मिल रहा है, ये साइड इस साइड से मिल रही। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अभी आपको समझ में आया मैंने इसको क्यों बराबर किया? इस कोण को हमने बराबर किया, तब जाके ये हमारा आंसर आया है। तो यही चीज हमें सिद्ध करना था, हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC है, और दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो यहाँ एक त्रिभुज हम बनाते हैं ABC, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे? ABC रखेंगे, ABC, कहीं भी नाम रख सकते हो। भुजा BC पर स्थित एक बिंदु D, इस भुजा पर स्थित एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC, A यहां पर D है, ADC जो है वो आपस में बराबर है किसके? BAC के, इस पूरे के बराबर है। ADC इस BAC के बराबर है। ADC ये वाला कोण, BAC ये वाला कोण आपस में बराबर है। हमें दर्शाना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलिए, हम इसको जो सिद्ध करना है उसको अभी हम कर देंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, इस बड़ा वाला त्रिभुज। एक बड़ा वाला त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। ABC व त्रिभुज, ये देखो यहां से BAC लेते हैं, जो जैसा दिया है वैसे ही ले लेते हैं। BAC ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BAC व त्रिभुज ADC में, ठीक है। BAC व ADC हम ले रहे हैं, BAC और ADC ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसमें पहला चीज हमें पता है कि कोण BAC बराबर है कोण ADC के। ये चीज तो हमें पहले से दिया है, ये चीज पहले से ही दिया है या ज्ञात है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर देखो कोण ये वाला
BAC, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ऐसे बनेगा, इसका नाम है ABC। एक छोटा वाला त्रिभुज इस टाइप में बनेगा, इसका नाम है ADC। एक चीज दोनों में मिल रही है भाई साहब, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज देखे तो BAC ये ऐसे वाले, इसमें भी C आ रहा है, एक छोटा वाला देखे तो ADC, इसमें भी C आ रहा है, मतलब C दोनों में है। और जो दोनों में है वो उभयनिष्ठ होता है, वो कॉमन होता है, आप सभी को पता है। यानी कि लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो बस एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज किसके, ADC के। जब ये समरूप हुआ तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि BA जो है बटे में होगा AD, AC या फिर CA जो है वो क्या होगा, CD, और ये जो BC है ये AC के बराबर हो जाएगा, चाहे CB जो है CA के बराबर हो जाएगा, यानी CB बटे CA, मतलब इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो, हमें BA और AD की जरूरत ही नहीं है, ना कहीं AD है ना कहीं BA है, इस भुजा के इग्नोर करते हैं, इसको उठाते हैं। ये सब किसके द्वारा हुआ, CPST द्वारा हुआ, सबको पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप डायरेक्ट वहां लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को पता है, ठीक है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जो समरूप त्रिभुज हैं उसके भुजाओं का अनुपात और कोण आपस में बराबर होता है, इसका यही मतलब निकल रहा है। CA को CA से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर, CB को CD से गुणा करेंगे तो CB इंटू CD। लो भैया, लो भैया, यही तो सिद्ध करना था, लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए कि ABC समरूप है PQR के। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोनों त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा है ना, ABC, और इसकी एक मध्यिका D बनाएंगे। फिर एक त्रिभुज और बनाएंगे PQR, PQR, और इसकी एक मध्यिका बनाएंगे PM। क्या बनाएंगे, PM। अब इसमें जो हमें दिया गया है उसको देखते हैं। दिया है कि AB और PQ का अनुपात, दिया है AB बटा PQ और AC बटा PR, AC बटा PR, और ये जो मध्यिका है AD और PM, ये मध्यिका है AD और PM, ठीक। ये इतनी चीज हमें दी गई, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब देखो हमें काम किस पे करना है, AB और PQ, AB और PQ, ये तक तो ठीक है। ये ABC और PQR को समरूप सिद्ध करना है, बड़ा वाला त्रिभुज AC और PR, AC और PR भी, ये दो भुजा तो ठीक है। तीसरा ये बाधा डाल रहा है AD और PM, अगर हमें ये मिल जाता BC और QR तो समस्या खत्म हो जाती। तो एक चीज हमें ये जान के रखना है, ये 100% फिक्स होता है कि कोई भी जो मध्यिका होती है, मध्यिका का जो अनुपात होता है वो जिस भुजा का मध्यिका होता है वो उस भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस BC और QR का भी अनुपात बराबर होगा। अगर AD इस BC के मध्यिका है और QR का मध्यिका PM है तो AD और PM का अनुपात BC और QR के बराबर होगा। यहां मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, एक प्रमाण दे रहा हूं कि AD बटा PM जो है, AD बटा PM जो है वो बराबर होगा BC बटा QR के, BC बटा QR के। ये AD बटा PM जो है ये BC और QR के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AD और
पीएम मध्यिका है, मध्यिका है किसका? बीसी और क्यूआर का, बीसी और क्यूआर का। और मध्यिका हमेशा मध्यिका का अनुपात, जिस भुजा को मध्यिका का मतलब बराबर भागों में बांट रही है उसका अनुपात हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज मिल गया। अब एडी बटे पीएम की जगह बीसी बटे क्यूआर रख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें मिला ए बी बटा बी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे कि ए डी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर, अब ए डी बटा पी एम की जगह क्या रख सकते हैं? बी सी बटा क्यू आर, क्योंकि मध्यिकाएं जो हमेशा उस जिसको बांटती हैं, जिस भुजा को बांटती हैं उसका अनुपात बराबर होता है। अब देखो, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर, ये भुजा इसके अनुपात के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मतलब कि तीनों साइड का अनुपात बराबर। और जब तीनों साइड का अनुपात बराबर, इसका मतलब साइड 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 है ना, एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज? एबीसी, एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, एबीसी किसके समरूप होगा? पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए अब ये प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं। ठीक है, एक हम यहाँ धरती बनाते हैं, एक धरती बनाते हैं। इस धरती के ऊपर एक खंभा लगा हुआ है। यहाँ थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये धरती है, इसके ऊपर एक खंभा लगा है। ठीक, इस खंभे की जो ऊंचाई हो कितनी मीटर है? 6 मीटर है। ठीक है, और इसी पर यहाँ इसकी परछाई बनी है। ये परछाई कितनी मीटर की है भाई साहब? ये परछाई है 4 मीटर की। कितनी मीटर की है? 4 मीटर की इस खंभे की परछाई है। यहाँ देखिए, ये मतलब छाया, देखो 6 मीटर ऊंचा ये खंभा है। इस खंभे का नाम है, इस खंभे का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये खंभा है ए बी सी। स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये छाया है उसकी 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार, मान लीजिए यहाँ एक मीनार है, इस खंभे से कुछ दूरी पर एक मीनार है, यहाँ एक मीनार है। ये क्या है? ये मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। इस मीनार की छाया की लंबाई इसी धरती पर, यहाँ ये इसी धरती पर इसकी लंबाई कितनी मीटर है? 28 मीटर है। ठीक है, यहां से इस मीनार की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। ठीक है, तो सूर्य से इस पर जो बना कोण ये 28 मीटर, मतलब यहाँ 90 डिग्री पे ये है और 90 डिग्री पे ये है। समकोण ही तो है। अब सीधा सीधा ही तो रहता है ये, और जो सीधा रहता है वो 90 डिग्री पर होता है ना। एक पड़ी लाइन पे एक खड़ी लाइन होती है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है ए बी सी डी और ई। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। एक त्रिभुज हमारे पास है ई डी बी, ई डी बी, व एक त्रिभुज और है हमारे पास सी ए बी, सी ए बी में। अच्छा, ये पूरा 28 है। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे ये तो 24 होगा, है ना। पूरा 28 है, ये 4 है तो ये 24 होगा, तभी तो 24 4 28 होगा। तो ये सबको पता है। ईडीबी में हम देख रहे हैं कि कोण डी जो है वो बराबर है कोण ए के। ये दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक, फिर देख रहे हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, इसमें भी कोण बी आ रहा है। देखो ई डी बी, इसमें भी बी आ रहा है। छोटा वाला त्रिभुज सी ए बी में भी बी आ रहा है। दोनों में बी आ रहा है, इसका मतलब कोण बी जो है
वो दोनों में, इसलिए ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जैसे ही उभयनिष्ठ हुआ, दो कोण मिल गया, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज है, त्रिभुज ईडीबी, वो समरूप होगा त्रिभुज सीएबी के। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, ये बड़ा वाला त्रिभुज ईडी जो है वो सीए के बटे में होगा, ईडी बटा सीए बराबर होगा बीडी बटा एबी के, बराबर होगा ईबी बटा सीबी के, ईबी बटा सीबी के। देखो अब ईडी बटा सीए, ईडी बटा सीए बराबर, देखो ईडी और सीए इसकी जरूरत है, और बीडी और एबी की, ये बीडी और एबी की, बाकी और किसी की जरूरत है नहीं, बीडी और एबी की, क्योंकि ईडी जो है ये मीनार की ऊंचाई है और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो ईडी बटा सी ए कितना है, तो हम कहेंगे सी ए है 6, बीडी कितना है, बीडी बी से लेकर डी तक 28 है, 28, और ए बी कितना है, ए बी है 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हमने कहा ये बी डी कितना है, बी डी है 28 और ए बी कितना है 4 है, सरल कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, ईडी एकम ईडी और 7 छक 42 मीटर। लो भैया ईडी कितना आया 42 मीटर, और ईडी है क्या, ईडी है मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार, मीनार ये, हाँ मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। ठीक है, यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी अंतिम प्रश्न पे। चलिए अब हम 16वें प्रश्न को देखते हैं, यानी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर, त्रिभुज बना लेते हैं एक एबीसी, ए बी सी और पीक्यूआर, पीक्यूआर, इनकी मध्यिका पीएम है और इसकी मध्यिका एडी है, ये मध्यिका है। जबकि एबीसी समरूप है पीक्यूआर, ये हमें दिया है, तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, ये हमें दिया है। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। इसका मतलब हमें ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करना है। जब तक ये समरूप नहीं होगा ये आंसर नहीं आएगा। चलो हमें जो दिया है उसको लिखते हैं कि ये जो दिया है तो इसका सीपीएसटी द्वारा ए बी बटा पी क्यू होगा, ए बी बटा पी क्यू, और बी सी बटा क्यू आर होगा, बिल्कुल बी सी बटा क्यू आर भी होगा, और ए सी बटा पी आर भी होगा, ए सी बटा पी आर भी होगा। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, चाहे सीपीएसटी लिख दो चाहे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी इनमें यही संबंध होता है। तो हमें ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर दिया है, तो 1 बटा बी सी और 1 बटा 2 क्यू आर, इन दोनों का आधा करेंगे, बी सी का आधा और क्यू आर का आधा। अच्छा बी सी का आधा बी डी होगा, क्यू आर का आधा क्यू एम होगा, सभी को पता है क्योंकि ये मध्यिका है, मध्यिका बराबर भागों में बांट देती है ना। तो लिखेंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर 1 बटा 2 बी सी मतलब बी डी और बटे में क्यू एम, क्योंकि क्योंकि
एडी तथा पीएम भुजा बीसी तथा क्यूआर की मध्यिका है। ये चीज क्लियर है इतना, इसकी मध्यिका है इसीलिए ऐसा संबंध आया। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा? अच्छा, इसका कोण भी तो बराबर होगा, है ना? ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम में इसमें क्या होगा? AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। दो साइड हमें पता चल गई। फिर देखो कोण B बराबर कोण Q। रीजन समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के कोण। लो भैया, एक साइड हो गई ये AB वाला, एक एंगल हो गया B, और एक ये BD हो गई भुजा। तो साइड एंगल साइड, तो SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? यहां से मैं इसको इरेज करूं, ठीक है? ये वाले पार्ट में इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है? यहां से देखिए, मैं लिखूंगा इस चीज को कि साइड एंगल साइड, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा? ABD समरूप है त्रिभुज किसके? PQM के। बस ये हो गया। जैसे ये हुआ, इसका मतलब AB बटा PQ बराबर किसके होगा? BD बटा QM के और AD बटा PM के। किसके द्वारा हुआ? CPST द्वारा हुआ। लो भैया, ये भी सिद्ध हुआ। यही तो हमें आंसर लाना था। चलिए, यहां से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी कि अब हम चलेंगे किस पर? तो अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, यानी 7वां चैप्टर, जो आपका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।